हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे चैनल पर। इस यूट्यूब श्रृंखला में हम जो नया सिलेबस 2024 एमपीपीएससी प्री के लिए बनाया गया है इसको निःशुल्क पढ़ते हैं। और इसी श्रृंखला में हमने पहले 10वीं यूनिट को कंप्लीट किया। 10वीं यूनिट पूरी तरह यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब हम छठी यूनिट पढ़ना शुरू किए हैं और आज ये छठी यूनिट का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भारत के संदर्भ में स्थिति पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला का या उसका बचा हुआ हिस्सा इस वीडियो में शामिल रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इस टॉपिक में केवल मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था नहीं दी है, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है और इसी में हमने पहला जो वीडियो बनाया था वो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के रूप में हमें पढ़ना है। इसी का कुछ बचा हुआ हिस्सा उस वीडियो में मैं नहीं पढ़ा पाया था। मूलतः जो हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, उनका तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो में हमें करना है। आइए शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको पता है। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र कहलाता है और तीसरा तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र को कहते हैं जो प्राथमिक हो, जो प्रारंभिक हो, जो शुरुआती हो। अर्थात शुरुआती क्या होता है, तो जो नेचर से, जो प्रकृति से हमें सीधे तौर पर प्राप्त हो, उन क्षेत्रों को हमने प्राथमिक क्षेत्र के रूप में शामिल किया है। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त पदार्थ होते हैं उनको मानव उपयोगी बनाने के लिए जो गतिविधियां होती हैं उनको हम द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। इसमें सारे उद्योग आते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो फसल पैदा करते हैं प्रकृति से, उससे हमें गेहूं प्राप्त होता है, तो गेहूं प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण या गेहूं का जो उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के रूप में जोड़ा जाएगा। जबकि इस गेहूं से जब हम आटा या ब्रेड या रोटी बनाते हैं तो वो औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि के रूप में शामिल हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लें, जो प्रकृति से हम खनन करते हैं, जो लोहा हमें प्राप्त होता है, वो खनन जो है लोहा या लोहे के मूल्य या कोयला, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। जबकि उस लोहे का उपयोग करके हमने ट्रैक्टर बना दिया, एक उद्योग में, एक फैक्ट्री में बनता है, तो वो जो ट्रैक्टर है उसे हम भारी उद्योग के रूप में द्वितीय क्षेत्र में शामिल करेंगे। एक अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र हमने और बनाया हुआ है जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, जहां किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता जबकि कार्यों के लिए सेवाएं दी जाती हैं। जैसे मेरे द्वारा ये जो शिक्षक के रूप में आपको सेवाएं दी जा रही है, इंटरनेट की आपको जो सेवा दी जा रही है, फोन आप जो करते हैं, टेलीफोन करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, दूरभाष है, संचार है, बीमा है, बैंकिंग है, ये सब क्षेत्र सेवा क्षेत्र के रूप में या तृतीय क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं जिसमें सेवाएं शामिल होती हैं। अब हम इन दोनों की तुलना करने वाले हैं भारत और मध्य प्रदेश के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका पहला हिस्सा होता है, आप सब जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र का पहला हिस्सा कृषि होता है, जो कृषि हमारे भारत की और मध्य प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी या इन तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में पिछले वीडियो में आपको तुलनात्मक रूप से बता चुका हूं कि जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का कितना हिस्सा है भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी। फिर हमने जीवीए अर्थात इनके वृद्धि दर कितनी है दोनों क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में भारत और मध्य प्रदेश की तुलना कर चुके हैं। लेकिन आज हम केवल इसके आगे वाले हिस्से को शामिल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले साल 2022-23 में फसल क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आपको याद रखना है 5.46% की वृद्धि जो है वो पिछले वर्ष हुई। फसल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, 4.16। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। देखिए, फसल क्षेत्र अर्थात बोए जाने वाले क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि जो है वो 5% है राउंड फिगर में, और जो फसल उत्पादित हो रही है उसमें से जो उत्पादन हो रहा है वो 4% है।
ये भारत में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को शामिल नहीं किया हूं। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण्य अवार्ड प्राप्त हो चुका है और मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में अपना एक प्रथम स्थान प्राप्त रखता है। अब हम दोनों में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है उनकी तुलना करते हैं। देखिए, भारत में जो खाद्यान्न पैदा हुआ उसकी तुलना अगर मध्य प्रदेश से की जाए तो हम जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन करते हैं वो कितना है? देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 32 और 35, ये दो शब्द लिखे, 32-35 लाख टन है। कितना है? 32-35 लाख टन। उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? देश में खाद्यान्न उत्पादन में, ओवरऑल खाद्यान्न उत्पादन की भी बात की जाए तो हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। अभी मैंने इधर गलती से बोला कि खाद्यान्न उत्पादन में हम प्रथम आते हैं, हम प्रथम नहीं सेकेंड आते हैं, याद रखना। तो कुल खाद्यान्न जो भारत में पैदा होता है वो 32-35 लाख टन है, जिसमें मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे आता है। तो भारत के कुल खाद्यान्न में हम कितना कितना हिस्सा पैदा करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो गेहूं पैदा होता है वो टोटल है 11-21 लाख टन। मध्य प्रदेश में उसमें से कितना हिस्सा पैदा होता है? तो मध्य प्रदेश में जो गेहूं उत्पादन होता है वो है 357 लाख टन। कितना है? 357 लाख टन, ये याद रखेंगे आप लोग। हमारे भारत में जो कुल चावल उत्पादन होता है वो कितना होता है? 1308 लाख टन। 1121 गेहूं उत्पादन होता है, 1308 चावल उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश उसमें कितना हिस्सा पैदा करता है? 131 लाख टन, ये याद रखेंगे। तो भारत में गेहूं का उत्पादन, उसकी तुलना हम करें मध्य प्रदेश के गेहूं के उत्पादन, फिर भारत में चावल उत्पादन, मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन। आगे हम व्यावसायिक फसलों पर आते हैं। देखिए, वाणिज्यिक फसलों के रूप में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन के रूप में पैदा होती है वस्तुएं। देश में कुल सोयाबीन उत्पादन जो होता है वो 139 लाख टन होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अर्थात हमारा फर्स्ट स्थान है सोयाबीन उत्पादन में, ये याद रखना। टोटल देश में सोयाबीन उत्पादन होता है 139 लाख टन, जिसमें 60% हिस्सेदारी केवल मध्य प्रदेश की होती है और मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। कुल तिलहन उत्पादन जो भारत में होता है वो 400 लाख टन होता है। कितना होता है? 400 लाख टन। और मध्य प्रदेश उस तिलहन उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, याद रखना। भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में जो तिलहन उत्पादन पिछले साल हुआ उसमें 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब मध्य प्रदेश में ही 2021-22 में जो तिलहन पैदा हुआ था उसकी तुलना में 22-23 में हमारे यहाँ 16% ज्यादा तिलहन उत्पादन हुआ। कुल दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना होता है? कुल दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, भारत में होता है 278 लाख टन। कितना होता है? 278 लाख टन। और उसको अगर मध्य प्रदेश के साथ तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 2022-23 में दलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और हमारे यहाँ दलहन उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 17% वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखना। जबकि अनाज उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हमारे यहाँ हुई, 2.58%, याद रखना। 3 प्रकार से वृद्धि मैं बता रहा हूं आपको। तिलहन उत्पादन में 16% वृद्धि दर्ज की गई मध्य प्रदेश में, दलहन उत्पादन में 17% वृद्धि दर्ज की गई, और ओवरऑल अनाज की बात की जाए तो वहां केवल 2.5% वृद्धि हमारे यहाँ दर्ज की गई। मसाला उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, ये विशेष रूप से याद रख लेना। भारत एक विशेष रूप से विश्व के लिए मसाला निर्यातक देश है, जिसमें चौथे नंबर की भूमिका मध्य प्रदेश भी निभाता है। अब हम क्षेत्रवार इनके बारे में एक बार और बात करते हैं। देखिए, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में। दलहन और तिलहन उत्पादन में भी देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगर फूलों के उत्पादन की बात की जाए, फूल जो अभी वैलेंटाइन डे के दिन उपयोग किए गए थे, वानिकी प्रोडक्ट जो अभी उपयोग होते हैं, तो फूल और वानिकी प्रोडक्ट में देश में हमारा चौथा स्थान है, याद रखना। फूल उत्पादन में, वानिकी उत्पादन में हमारा चौथा स्थान है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन, प्राकृतिक रेशम या लिखिए रेशम, रेशम में 3 शब्द हैं, तो मध्य प्रदेश का भारत में रेशम उत्पादन में तीसरा स्थान है।
अफीम उत्पादन की बात की जाए तो आप जानते हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अफीम होता है, देश में सर्वाधिक अफीम मध्य प्रदेश में पैदा होता है, याद रखना। पशुओं के, क्योंकि पशुपालन भी कृषि का ही एक हिस्सा है, तो देश में पशु संख्या में देश में तीसरा स्थान है और दुग्ध उत्पादन में भी हमारा तीसरा स्थान है, जबकि मछली पालन जो कि कृषि का ही एक हिस्सा माना जाता है उसमें हमारा 16वां स्थान है। देखिए मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, पानी यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में 16वीं सबसे ज्यादा मछली पैदा करने वाले राज्यों में ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इससे रिलेटेड कुछ उप बातें देखें, थोड़ी और एक्स्ट्रा बातें हम देख लेते हैं। स्वामित्व योजना, आबादी क्षेत्र में भू अभिलेख तैयार करके ग्रामीणों को भूस्वामी का हक देने वाली एक योजना है। क्या है स्वामित्व योजना? देखिए स्वामित्व योजना भारत सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीन पर निवास करने वाले लोग हैं, जिनके नाम पर वो जमीन नहीं है, जो वर्षों से वहां निवास करते आ रहे हैं, उनके नाम पर उस जमीन के पट्टे आवंटित करने की योजना है, या उनके नाम पर वो भूमि देने की करने की योजना है स्वामित्व योजना। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखिए कृषि में ही एक पॉइंट और इंक्लूड होता है जल, क्योंकि सिंचाई ही कृषि की आधारभूत जरूरत है। तो जल प्रबंधन सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयीन राज्यों में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। याद रखेंगे जल प्रबंधन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा। हमारे केंद्र की सरकार द्वारा पूरे भारत में 143 जलाशय 143 जलाशयों को संरक्षित किया गया है या उनकी निगरानी की जाती है। उसमें से 11 जलाशय मध्य प्रदेश के हैं, ये आप याद रखेंगे। हम रामसर साइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो भारत में 80 हैं और मध्य प्रदेश में 4 है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जल के लिए जिन जलाशयों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया, जिनकी निगरानी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कृषि का ही एक हिस्सा माना जाता है पशुपालन, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जहां से उत्पादन होता है वो पशुपालन है। अब हम पशुपालन की भारत और मध्य प्रदेश में तुलना करके देखते हैं। भारत में अगर दूध उत्पादन की बात वैश्विक स्तर पे की जाए तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है भारत, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत। 2023 में भारत में जो दूध उत्पादन हुआ वो 230 मिलियन टन था। कितना था? 230 मिलियन टन। अब इसमें मध्य प्रदेश ने किस प्रकार भागीदारी निभाई वो देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। कौन सा स्थान है? 3rd प्लेस है। तो आपको पता होना चाहिए पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। भारत में जो कुल दूध उत्पादन होता है उसमें 8% की हिस्सेदारी कौन रखता है? मध्य प्रदेश रखता है। आपको ये याद रखना है, भारत के टोटल दूध उत्पादन में 8% हिस्सा मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश द्वारा 15%, राजस्थान द्वारा 14% और फिर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। अब हम दोनों की तुलना एक और आधार पर करते हैं। 2021 या 22 में जो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन था या प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी वो कैसी थी? देखिए पूरे भारत में अगर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता देखी जाए तो पूरे भारत में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध होता है, जबकि मध्य प्रदेश में 991, जो कि भारत के औसत से ज्यादा है, प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम प्रतिदिन दूध उपलब्ध रहता है हमारे यहाँ। ये आपको याद रखना है, इसमें हम भारत को पीछे छोड़ चुके हैं। भारत के औसत से ज्यादा दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ समय से मोटे अनाजों पर बहुत फोकस किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2023 को अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन द्वारा मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। 2023 में मिलेट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत भारत ने मिलेट को उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया? देखिए भारत ने श्री अन्न पहले तो घोषित किया। हमारे भारत में अब मोटे अनाजों को मोटे अनाज नहीं कहा जाता, जबकि श्री अन्न कहा जाता है। तो
तो भारत में इसे श्री अन्न नाम दिया गया और बहुत सी योजनाएं हमने संचालित की जिससे मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा मिले। मध्य प्रदेश ने क्या किया, 2020 में राज्य में 2 चीजें की गई। राज्य मिलेट मिशन लाया गया, क्या लाया गया, राज्य मिलेट मिशन। और दूसरा काम किया गया मुख्यमंत्री कोदो कुटकी। कोदो कुटकी जनजातियों द्वारा पैदा किया जाने वाला एक मोटा अनाज है। कोदो कुटकी खेती सहायता योजना लाई गई और जनजातीय क्षेत्र में इसको और ज्यादा उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए गए। आपको ये दोनों ही बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने प्राथमिक क्षेत्र देखा, जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र। अब इस प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सेदारी हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम उस पर नहीं जाते, नहीं तो वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा होगा। अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा चीजें उत्पादित की जाती है, जो वस्तुएं जो उत्पादन किया जाता है, उन उत्पादनों को मानव के उपयोगी और वस्तुएं बनाने के लिए जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वे सब कहलाते हैं द्वितीय उद्योग या द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल को, माल से तैयार माल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें मूल रूप से क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इसमें विद्युत शामिल होती हैं, इसमें निर्माण शामिल होता है, इसमें विनिर्माण शामिल होता है, इसमें हल्के उद्योग शामिल होते हैं, इसमें भारी उद्योग शामिल होते हैं। ये पांचों बड़ी बड़ी चीजें आपको याद रखनी है। देखो, विद्युत तो अलग अलग माध्यमों से हम पैदा कर रहे हैं, उनकी बात हम जानते हैं। आगे हमें विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में क्या अंतर है इसकी बात करनी है। विनिर्माण और निर्माण क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से निर्मित माल के रूप में बनाने वाली फैक्ट्रियां या ऐसे कारखाने जो कच्चे माल को प्रोसेस करके उपयोग वाली वस्तुएं बनाते हैं, जैसे जूते बनाने के कारखाने, जैसे कपड़े बनाने के कारखाने, जैसे बर्तन बनाने के कारखाने, ये सब कहलाता है विनिर्माण क्षेत्र। अर्थात वे इकाइयां जो कच्चे माल का उपयोग कर वस्तु निर्माण करते हैं, जैसे उद्योग, जैसे कि कपड़ा उद्योग, जूता उद्योग, बर्तन उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, ये सब कहलाते हैं विनिर्माण। तो अब निर्माण क्या होता है? देखो, निर्माण उद्योग का मतलब होता है जो उद्योग आवासीय, गैर आवासीय, सड़क, गैर आवासीय, आवासीय घर बनाने, बिल्डिंग बनाने, सड़कें बनाने, पुल बनाने, बांध बनाने, इन सब का काम करते हैं, वे कहलाते हैं निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग और विनिर्माण उद्योग में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि एमपी इकोनॉमी में एक टॉपिक दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में विकास। तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश कब बना का, पूरी डिटेल के साथ वही कृषि क्षेत्र में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे इस टॉपिक में इसका इससे ज्यादा उपयोग नहीं है। अब हम कंपैरिजन करते हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो पहले मैं की पॉइंट्स से आपको इस बात को समझाता हूं। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास में 7वां स्थान है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रहे कि अगर भारत के औद्योगिक विकास की स्थिति देखी जाए राज्यों में, तो 7वें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग क्या होता है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग कहलाता है काम करने की सरलता, या हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग खोलने में सरलता कितनी है। तो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में मध्य प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में शामिल है। किसमें शामिल है? अचीवर्स। देखो, औद्योगिक विकास के हिसाब से 7वें नंबर पे, और अगर ये देखा जाए कि ईज ऑफ डूइंग में कौन से नंबर पे है, तो अचीवर्स राज्य में शामिल है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का 19वां स्थान है। आपको याद रखना है कि एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के जो इंडेक्स है उसमें हमारा 19वां नंबर है। तो 3 जगह हमने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी। और देखते हैं, औद्योगिक विकास की दृष्टि से हमने पूरे मध्य प्रदेश को 7 जिलों में बांट रखा है। कितने जिलों में? मतलब 3 अलग अलग पार्टों में बांट रखा है। विकसित जिले, विकासशील जिले और अविकसित जिले। देखिए, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास किस रूप में है? विकसित जिले, अविकसित जिले, विकासशील जिले और अविकसित जिले। विकासशील जिलों में विकास की दृष्टि से 7 जिले जो हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और रीवा।
अब इसमें 4 तो मेट्रो सिटीज हो गई, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। 3 हमें याद करने हैं, उज्जैन, रीवा, उज्जैन याद करना है, रीवा याद करना है और सागर याद करना है। तो ये 7 जो जिले हैं ये उद्योगों की दृष्टि से सक्षम जिले हैं या विकसित जिले माने जाते हैं। उसके बाद 25 जिले ऐसे माने जाते हैं जो विकासशील है, जिनमें अभी उद्योग स्थापित हुए हैं और हो रहे हैं। बाकी के जिले अविकसित हैं, जहां पे उद्योग पनप नहीं पाए। तो हमने मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश में जिले किस प्रकार से डिवाइड है। अब यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र अलग है। भारत के हिसाब से मध्य प्रदेश में केवल 6 औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नामित हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों की संख्या ज्यादा है। तो कितनी है? राज्य में 231 औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, या 231 ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए जहां औद्योगिक गतिविधियां होती हैं। अब उन 231 औद्योगिक क्षेत्र में से एमएसएमई विभाग द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र संचालित है वो 194 है, अर्थात सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो जहां पे स्थापित किए जा रहे हैं उन क्षेत्रों की संख्या 194 है। और डीआईपीआई के माध्यम से हमने, या डीआईपीआई विभाग के माध्यम से हमने 37 क्षेत्रों को जहां पे हम भारी उद्योगों की स्थापना करते हैं उनको नामित किया है या क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। सूती कपड़ों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 3रे स्थान पर है। याद रखना, सूती कपड़े उत्पादित करने में हमारा मध्य प्रदेश देश में 3रे स्थान पर है। और औद्योगिक निवेश की दृष्टि से कि पैसा कितना हम उद्योगों में लगाते हैं, औद्योगिक निवेश कहलाता है, की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 4था स्थान है। याद रखना, सूती कपड़े में 3रा और औद्योगिक निवेश में हमारा 4था स्थान है। अब एक नई योजना भारत सरकार ने शुरू की है जिसमें हम टेक्सटाइल पार्क बनाते हैं। तो 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। नाम क्या है? पीएम प्रधानमंत्री पार्क, प्रधानमंत्री मित्र पार्क कहेंगे इन्हें। इन मित्र पार्कों की स्थापना 7 राज्यों में हो रही है और उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, यह आपको याद रखना है। तो वो 7 राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हमारा मध्य प्रदेश। तो याद रखना, ये टेक्सटाइल उद्योग मध्य प्रदेश में अब और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इसे। सूती कपड़े में वैसे ही हम 3रे स्थान पे, लेकिन इसमें और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक संरचना है वो कैसी है ये भी हमें याद हो। हमारे यहाँ 6 फूड पार्क हैं, 8 एकीकृत विकास केंद्र हैं, 3 ड्राई पार्क हैं और 1 स्टोन पार्क है। 3 क्या है? ड्राई पार्क, 1 स्टोन पार्क। ड्राई कैसे लिखते हैं? ऐसे 3 शब्द हैं, तो 3 ड्राई पार्क हो गए। पत्थर एक ही होता है पूरा, तो 1 स्टोन पार्क हो गया, 1 ग्रीनफील्ड सेज हो गया और 4 आईटी सेज हो गए। आईटी सेज माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वाले सेज। 1 परिधान पार्क मध्य प्रदेश में है, ये भी हमें याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक संरचना है वो हमने 3 तरीके से समझने की कोशिश की। देखो, पहले हमने जिले के हिसाब से विकसित, अल्प विकसित या विकसित, विकासशील और अविकसित, इस रूप में तीनों को मध्य प्रदेश में उद्योग देखे। फिर हमने मध्य प्रदेश में टोटल औद्योगिक केंद्र कितने हैं? 231 हैं। उसमें से 2 अलग अलग भागों में एमएसएमई के और भारी उद्योग विभाग के जो औद्योगिक केंद्र उनको बांटा। और फिर हमने इससे एक्स्ट्रा जो पार्क के रूप में विकसित किए जा रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र, उनके बारे में बात की। अब हम और आगे बढ़ते हैं। हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा देखते हैं जो कि द्वितीय क्षेत्र में ही आती है। देखिए, हमें पता है द्वितीय क्षेत्र में 3 चीजें शामिल है, उद्योग शामिल है, ऊर्जा क्षेत्र शामिल है, निर्माण विनिर्माण शामिल है और हल्के भारी उद्योग शामिल है। उसी में अब ऊर्जा की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापित क्षमता जो ऊर्जा की है वो कोयले आधारित ऊर्जा की बात की जाए और अक्षय ऊर्जा की बात की जाए तो 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। कोयला, हमारे जो मध्य प्रदेश में टोटल एनर्जी उत्पादित होती है उसमें 63% हिस्सा कोयला आधारित ऊर्जा का है और 34% हिस्सा जो है वो 34.1% हिस्सा अक्षय ऊर्जा का और 68.3% हिस्सा जो है वो कोयला आधारित ऊर्जा का है। मध्य प्रदेश की संपूर्ण ऊर्जा क्षमता कितनी है? 28,000 मेगावाट है। कितनी है? 28,000 मेगावाट। याद रखना है, इसमें से 63% कोयले से प्राप्त होता है और 34% हमें अक्षय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में 8वें स्थान पर है, 8वां स्थान रखता है भारत में। याद रखना,
और देश की कुल ऊर्जा का 5.3% ऊर्जा मध्य प्रदेश में पैदा होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, देखो पूरे भारत में जो ऊर्जा पैदा होती है उसमें से 5.3% ऊर्जा तो मध्य प्रदेश पैदा करता है। अगर अक्षय ऊर्जा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का उत्पादन में है 8वां स्थान। मध्य प्रदेश में टोटल उत्पादन होता है ऊर्जा का 28,000। इस 28,000 में अगर देखें तो कोयले से हम पैदा करते हैं 63% और हम से 68%, और हम बाकी अक्षय ऊर्जा माने अन्य माध्यम जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके माध्यम से पैदा करते हैं बाकी का 34%। तो याद रखना ये 63%, और मैंने यहाँ 63 बताना है, 68 लिख दिया है गलती से। 63% जो है वो कोयले से और 34% अक्षय ऊर्जा के रूप में पैदा करते हैं। अब हम हमारी जो रैंकिंग है उसको देखते हैं। देखो नवीकरणीय और विद्युत ऊर्जा की टोटल रैंकिंग देख लेते हैं। भारत में कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है? देखिए भारत की जो ऊर्जा क्षमता है वो हम देखते हैं और उसमें मध्य प्रदेश कितने नंबर पर आता है ये देखते हैं। तो भारत की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 6,95,590 मेगावाट, और इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां रैंक है, 8वां स्थान है मध्य प्रदेश का, ये याद रखना। सौर ऊर्जा पूरे भारत में कितनी पैदा होती है? 748,990। इसमें मध्य प्रदेश का कितना कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। और बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का 2रा स्थान है। तो यह रैंकिंग हमें याद रखनी है ताकि भारत की ऊर्जा में मध्य प्रदेश का योगदान हमें याद रहे। भारत में इस टोटल क्षमता में मध्य प्रदेश कितना परसेंट कौन से नंबर पे इंक्लूड करता है ये हमें पता चल गया। कितना इंक्लूड करता है ये भी देख लेते हैं। देखो अगर भारत में टोटल पवन ऊर्जा 6,95,000 है तो उसमें मध्य प्रदेश जो टोटल अपनी तरफ से देता है वो 1,54,000 मेगावाट का योगदान करता है। ये 1,54,000 थोड़ा टाइप गलत है, ये 15,404 मेगावाट लिखना है। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा हमारे यहाँ अगर 7 लाख मेगावाट पैदा होती है तो उसमें 61,000 मध्य प्रदेश का योगदान है। बायोमास अगर मध्य भारत में 17,000 पैदा होती है तो उसमें 1364 मेगावाट मध्य प्रदेश का योगदान है। तो ऐसे आपको जो तीनों क्षेत्र हैं, पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का और बायोमास का, तीनों मिलाकर के अक्षय ऊर्जा को दर्शाते हैं। उनमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग भी याद करनी है। मध्य प्रदेश में टोटल ऊर्जा भारत में कितनी होती है और मध्य प्रदेश में उसमें से कितनी होती है ये याद रखना है। तीनों हमने कंपैरिजन किया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं। अब हम खनिजों की बात करते हैं। देखिए खनिजों में सामान्यतः वैसे तो खनिज जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जब उनसे उद्योगों में वस्तुएं बना ली जाती है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में बन जाते हैं। जैसे लोहा जब हमने किसी खदान से निकाला तो वो प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन जब उस लोहे से हमने ट्रैक्टर या ट्रॉली या मशीनें बना ली तो वो द्वितीय क्षेत्र है। तो इसको हम पहले और द्वितीय दोनों में मिक्स करके पढ़ते हैं। सामान्यतः खनन जो गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ती है और मशीन से जो पैसा बनाया जाता है, उत्पादन होता है, वो द्वितीय क्षेत्र में जुड़ता है। हीरा के साथ साथ मैंगनीज, हीरा और मैंगनीज इन दोनों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। याद रखना, हीरा पैदा करने में और मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ये याद रखना। रॉक फास्फेट और चूना पत्थर ये उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है, ये याद रखना। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का किसका स्थान है? तीसरा स्थान है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो कोयला पैदा होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, कुछ मात्रा में हम निम्न क्वालिटी का भी कोयला पैदा करते हैं। तो दो प्रकार से याद रखें। सकल कोयला उत्पादन में हमारा जो स्थान है वो चौथा है। पिछले वर्ष कोयला उत्पादन में हमारा स्थान तीसरा था, ये याद रखना। लोहा अयस्क उत्पादन में हमारा 5वां स्थान है। लोहा उत्पादन में हमारा 5वां स्थान है और वहीं बॉक्साइट उत्पादन में हमारा 6ठा स्थान है। फिर से एक बार रिपीट करो, हीरा उत्पादन में पहला, मैंगनीज उत्पादन में पहला, चूना पत्थर और रॉक फास्फेट में दूसरा, कोयला उत्पादन में तीसरा, लोहा उत्पादन में चौथा और बॉक्साइट उत्पादन में 6ठा। लोहा उत्पादन में 5वां, बॉक्साइट में 6ठा। आगे बढ़ते हैं। हम जो देश में से निर्यात करते हैं वो भी बनी हुई वस्तुएं ही होती होंगी, तो वो निर्यात भी हमें याद रखना है।
निर्यात तैयारी सूचकांक एक सूचकांक होता है जो नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। क्या नाम है? निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात क्या होता है? भारत से दूसरे देशों को बेचा गया माल क्या कहलाएगा? निर्यात। तो उसमें मध्य प्रदेश का भी हिस्सेदारी है। तो नीति आयोग पूरे भारत के राज्यों में अध्ययन करके तैयार करता है निर्यात तैयारी सूचकांक। ये नीति आयोग बनाता है। इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 12वां। देखिए, हमने खाली निर्यात में देखना है तो वो अलग बात है, निर्यात तैयारी सूचकांक में स्थान अलग होगा। निर्यात सूचकांक में स्थान अलग होगा और निर्यात तैयारी सूचकांक में अलग होगा। हमारे मध्य प्रदेश से कौन सी वस्तुएं ज्यादातर निर्यात की जाती हैं? सबसे पहले प्रथम स्थान होता है दवा उत्पाद का, मतलब मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वेटेज जो पैसे के रूप में जिससे मध्य प्रदेश को फायदा है वो दवाइयां होती हैं। आप याद रखें, इंदौर में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार बना हुआ है। इंदौर का जो दवा बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा विश्व को बेचता है दवाइयां। दूसरे नंबर पे कपास और सूती धागा, उसमें हमारा दूसरा स्थान है। और रेडीमेड कपड़े जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं उसमें वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी वस्तु है जो हम निर्यात करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमने देखिए प्राथमिक क्षेत्र देख लिया, द्वितीय क्षेत्र देख लिया, तृतीय क्षेत्र पे आते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, इसमें सेवाएं दी जाती हैं। क्या परिभाषा? यह सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है जहां उत्पादन ना होकर सेवाएं प्रदान की जाती है। आप इसमें किसी न किसी विशेष प्रकार की सेवा देंगे। जैसे एक बैंक है तो बैंक पैसों का उत्पादन नहीं करता, लेकिन वो लोन के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बीमा के माध्यम से ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज दे करके हमें सेवाएं प्रदान करता है। जो कोचिंग संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज से ये सब सेवा प्रदान करने वाले संस्थाएं, तो इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो सेवा क्षेत्र में जोड़ा जाता है। याद रखना, इनके उदाहरण में हमें जो मूल रूप से याद रखना है वो पर्यटन याद रखना है, परिवहन याद रखना है, संचार याद रखना है, बीमा, बैंकिंग, ये सब चीजें तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कहलाती हैं। अब हम उसमें परिवहन की स्थिति देखते हैं। देखिए, हमें भारत और मध्य प्रदेश दोनों को तुलनात्मक रूप से परिवहन को देखना है। भारत में देश में सड़कों की लंबाई जो है वो लगभग 475 अर्थात 47 लाख किलोमीटर है। मध्य भारत में पूरी सड़कों की लंबाई, सारी सड़कों की लंबाई कितनी है? 47 लाख। उसमें मध्य प्रदेश कितना है? मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई है 72,961 किलोमीटर। ये दोनों याद रखना। भारत में जो नेशनल हाईवे हैं उनकी लंबाई कितनी है? 1,45,000 किलोमीटर है। ये मैं आंकड़े जो आपको बता रहा हूं ये 2023-22 के आंकड़े हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए हैं। तो भारत की जो सड़कों की लंबाई है वो 1,45,155 किलोमीटर है। देश के सड़कों के नेटवर्क के हिसाब से मध्य प्रदेश 6.6% हिस्सेदारी उसमें निभाता है, ये याद रखना। देश के कुल रेलवे ट्रैक की बात कर लेते हैं तो पूरे भारत में जो रेलवे ट्रैक है वो लगभग 1,05,000 के आसपास, 1,05,000 किलोमीटर है, जिसके 3 हिस्से होते हैं, एक ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इन दोनों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी देखते हैं। देखो, सड़कें जो पूरे भारत में उसमें 6% सड़कें मध्य प्रदेश में है, ये पॉइंट याद रहे। सड़कों की लंबाई देश में के हिसाब से देश में 6ठा स्थान हमारा है और 6% हिस्सेदारी हम उसमें रखते हैं। मध्य प्रदेश के रेलवे ट्रैक की लंबाई कम है, 5,150 किलोमीटर है, जो भारत के 5वां सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक माना जाता है। याद रखना, सड़क की लंबाई में हमारा 6ठा स्थान है और रेल ट्रैक की लंबाई में हमारा 5वां स्थान है। ये दोनों ही बातें याद रखना ताकि परिवहन की हम बातें कर पाए। अब हम पर्यटन की बात करते हैं। देखिए, भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी आप जानते हैं, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, पूरे देश द्वारा जो पैदा किया जाता है, उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है एक वर्ष का, उसे हम कहेंगे जीडीपी। उसमें जो पर्यटन है उसका हिस्सा कितना है? 6%, 6.2%, ये भारत के लिए है। और ये पर्यटन कितने लोगों को रोजगार देता है? तो ये 8.7% लोगों को रोजगार देता है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में देखी जाए तो मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है उसमें
9.6% हिस्सेदारी पर्यटन की है और लगभग 9.3% लोगों को यह रोजगार देता है। टोटल जितना रोजगार मध्य प्रदेश के लोग करते हैं उसमें से 9.3% रोजगार जो है वो केवल पर्यटन से मिलता है, ये याद रखना। मध्य प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए दो विशेष कार्य किए 2023 में। एडवेंचर एंड कैंपेनिंग नीति लागू की गई। क्या किया गया? एडवेंचर एंड कैंपेनिंग नीति लागू की गई और मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन नाम से एक मिशन लाया गया ताकि मध्य प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन का योगदान और बढ़ा करके पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा सके। तो ये पर्यटन याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट। अब देखो मध्य प्रदेश में वन कितना है, भारत में वन कितना है, ये हमें याद हो। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में आई थी, इसके बाद अभी रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए इसके आंकड़े जो हैं वो 2021 के होंगे। इसके अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र जो है वो 77,492 है। कितना है? 77,492 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का टोटल क्या है? मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। भारत की जो टोटल जमीन है उसमें कितने क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? उसमें लगभग 10% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, अर्थात टोटल भारत के क्षेत्रफल के 10% हिस्से पर, जबकि मध्य प्रदेश के टोटल हिस्से के लगभग 24% हिस्से पर वन पाए जाते हैं। तो यह हम इससे औसत से ज्यादा है, ये हमें दर्शाना है। एक सूचकांक होता है सुशासन सूचकांक। सुशासन सूचकांक में जो भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, उसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। उसमें मध्य प्रदेश बी ग्रुप में शामिल है। बी ग्रुप के राज्यों में प्रथम स्थान पर हम आते हैं। ऐसा ही एक सूचकांक और है, लीड्स सूचकांक। लीड्स सूचकांक क्या है? जो लॉजिस्टिक है, मतलब जो भंडारण की सुविधा देते हैं उन्हें लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो विभिन्न राज्यों में जो लॉजिस्टिक्स की सुगमता है, सुविधा है, उसका एक सूचकांक होता है लीड्स सूचकांक। लीड्स सूचकांक 2023 में जो आया उसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। उसमें पहले सफल राज्य हैं, तेजी से बढ़ते हुए राज्य हैं और तीसरा आकांक्षी राज्य है। तो 13 जो सफल राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश शामिल है तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में, ये याद रखना। इसमें मध्य प्रदेश को रखा गया है, अर्थात हमारे यहाँ लॉजिस्टिक गतिविधि जो है वो 13 राज्यों से हल्की है, कम है, क्योंकि 13 राज्य वो हैं जहां बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें वो राज्य हैं जहां अभी फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है लेकिन विकसित हो रही हैं, और तीसरा आकांक्षी जहां भी जरूरत है और ज्यादा विकास किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे ही SDG इंडेक्स होता है जो भूमि पर जीवन की बात करते हैं कि भूमि पर जीवन कैसा है। नीति आयोग द्वारा SDG 15 नाम का जो लक्ष्य जारी किया गया है, इसके अनुसार मध्य प्रदेश का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। याद रखना, सेकंड पोजीशन पर हम आते हैं। किसमें? SDG 15 भूमि पर जीवन इंडेक्स में। देखिए, हमने अलग अलग इंडेक्स के माध्यम से या अलग अलग तरीके से प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में भारत और मध्य प्रदेश को तुलनात्मक रूप से पढ़ा। अभी हमें इन औद्योगिक क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्र में कुछ 4 चीजें और पढ़नी है, लेकिन एक टॉपिक हमारे सिलेबस में पहले से दिया हुआ है। वो टॉपिक क्योंकि हमारे इसी यूनिट का हिस्सा है। अब यहाँ देख रहे होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग और सेवा। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो और अच्छे से इन तीनों क्षेत्रों में जो नए कार्य किए गए हैं उनकी बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। इस दोनों पे, पिछले वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से हमारा पहला टॉपिक जो था भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। कल हम एक नए वीडियो में सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर आप हमारे इन YouTube वीडियोस से कुछ सीखते हैं, आपको ये अच्छे लगते हैं, आपको इसके बाद अपनी पढ़ाई में गति मिलती है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सब लोगों को इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्हें असली में इन वीडियोस की ज़रूरत है। आप लोग प्रयास कीजिए कि अपने उन साथियों को भी अपने साथ शामिल कर सके जिन्हें असली में इनकी ज़रूरत है। आज का वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।